स्वागत करता हूँ मेरे भाई आप सभी का एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल माथुर स्टडी सेंटर में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। तो मेरे भाई आज हम आ गए हैं अपने आरआरबी ग्रुप डी 2026 के सेट नंबर 5 पर। जैसा कि हमारी 28 दिन की सीरीज चल रही है, लगातार वीडियो अपलोड की जा रही हैं। तो आज का हमारा सेट नंबर 5 हम करने जा रहे हैं, जिसमें हम हर सेट में 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीवाई की क्वेश्चंस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल आरआरबी ग्रुप डी 2022। आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया, कहता है कि एक संख्या उसके व्युत्क्रम का योग, यानी एक संख्या है और उसका व्युत्क्रम का योग -2 है। इस स्थिति में संबंधित द्विघात समीकरण और वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी और उसकी वैल्यू हमें बतानी है कि क्या है। तो देखो, एक संख्या अगर मैं कह दूँ कि एक संख्या x है ना, x है और x का व्युत्क्रम का योग, x का व्युत्क्रम क्या होगा 1/x, कि इसका योग है कितना -2। तो पहले तो इक्वेशन निकालनी है। तो आपको पता है कि -2 है तो x की वैल्यू में क्या ले लूँ, क्या आ जाएगी, x बराबर -1, यानी x की वैल्यू -1 रख दूंगा तो ये क्या हो जाएगा -1, तो ये -1 तो बन जाएगा -2, यानी x बराबर तो -1 आएगा। यानी जिस ऑप्शन में x बराबर -1 है वो हमारा आंसर होगा। यानी पहले ऑप्शन को आप देखोगे तो x बराबर बना, यानी ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। हम x बराबर -1, x बराबर -1, x बराबर -1 तीन ऑप्शन है, इनमें से हम चेक करेंगे द्विघात समीकरण बना के। तो देखो, जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, x² + 1/x बराबर में -2। अब जब मैं इसको x को इधर ले जाऊँगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, है ना। और ये क्या है, x² + 1, और ये माइनस का 2x जो हो जाएगा वो माइनस का 2x में इधर ले आऊँ इक्वल के, तो क्या हो जाएगा प्लस का 2x बराबर में क्या आ जाएगा 0। ये हो जाएगा प्लस का 2x बराबर 0, यानी तीनों टर्म हमारे प्लस के हो जाएंगे। तो तीनों टर्म प्लस के होने चाहिए। तो देखो, इसमें तीनों टर्म प्लस के हैं, नहीं है, इसमें तीनों टर्म प्लस के हैं, इसमें तीनों टर्म प्लस के नहीं है ना। तो एक ही ऑप्शन हो गया, कौन सा, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यानी एक रेक्टेंगल है आपका त्रिभुज ABC, जिसमें B क्या है, समकोण है, राइट एंगल है। तो A B और C मैंने कह दिया, और जिसमें दिया है कि tan A बराबर, अगर ये A है तो tan A बराबर दिया है कितना 1/√3, और tan A होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब tan A इसकी बात करूँ तो इसके लिए, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, BC होगा क्या, नहीं तो BC क्या है, 1 यूनिट, तो फिर ये क्या होगा बेस, तो ये √3। तो आप जानते हो कि एक रेशियो में ये रेशियो बनता है तो हमेशा √3 ये 1 और ये क्या बनता है 2, है ना। हमको राइट एंगल ट्रायंगल में रेशियो बनता है साइड का। तो अगर 1 यूनिट के सामने क्या होता है हमेशा 30 डिग्री, और √3 के सामने 60 डिग्री। आगे बात समझ में, ये हो गया, मैंने ये बना लिया। अब हमसे ये पूछा है कि sin A cos C + cos A sin C का मान बता दो। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ये किसका फॉर्मूला है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है sin A cos C + cos A sin C का, डायरेक्ट होता है क्या, sin A + C। अब A एंगल कितना है 30 और C कितना है 60, यानी A + C आप ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा 30 और 60 90, यानी sin 90 का मान हमें बताना है। और sin 90 कितना होता है 1, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन A। ठीक है, ऐसे जल्दी कर सकते हो। अगर आप मान लगाना चाहते हो, वैल्यू लगाना चाहते हो, तो sin A की वैल्यू निकालो। sin A क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी 1/2। फिर cos C निकालोगे तो क्या होता है, मतलब आधार बट्टे कर्ण, तो आधार इसके लिए क्या होगा ये, और कर्ण 1/2, यानी 1/2 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, यहाँ 1/2 आया था, मल्टीप्लाई 1/2 प्लस, ये वैल्यू से बता रहा हूँ मैं, वैल्यू पुट करके रखो निकालोगे तो। अब cos के A के लिए क्या होगा, आधार ये होगा और कर्ण ये, तो √3/2,
आधा ही हो गया ना, करंट, ये तो करंट तो वही है, मल्टीप्लाई। अब क्या है, साइन सी। साइन सी जब आप निकालोगे तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी √3/2, परपेंडिकुलर ये, हाइपोटेन्यूज ये। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। तो ये देखो हो जाएगा 1/4 प्लस √3 का मल्टीप्लाई 3/4। अब जब ऐड कर दोगे क्या हो जाएगा, 4/4, डिवाइड करके क्या आ जाएगा 1। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि इस मेथड से आपको जाने में ईजी लगेगा, जल्दी हो जाएगा। इसमें आप वैल्यू पुट करोगे, निकालोगे, समझोगे। और यहाँ आपको पता होना चाहिए 1 के सामने 30 होता है, √3 के सामने 60 होता है। और ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट कि साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी क्या होता है, साइन ए प्लस सी। ए प्लस सी 30 और 60 है, तो ऐड करोगे 90, 60 90 का मान 1 होता है, ऑप्शन ए। देखो मेरे भाई, ये आरआरबी ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, एलसीएम निकालना है। लेकिन मैं इसलिए मैंने पिकअप करा है, मतलब ये क्वेश्चन इसलिए लिया है सेट में कि हमें क्या करना है कि एलसीएम को जल्दी से निकालना। तो एलसीएम कैसे निकालना है, देखो आप क्या करा करो कि जैसे नंबर है 62 और 30 का एलसीएम निकालना है, तो आप फैक्टर करो। कॉमन देखो, कॉमन क्या है। अगर कॉमन इसमें मैं देखूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ, 2 कॉमन आएगा यहाँ से, 2 कॉमन होगा 2 में, तो मैं लिखूँगा इसको 2 गुणा 31, और इसको लिख दूंगा 2 गुणा 15। अब 30 और 15 में कुछ कॉमन है नहीं है, तो 30 और 15 का तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और दो कॉमन आया ना, यहाँ 2 यहाँ 2, तो इसको हम एक बार लेंगे, तो 2 × 31 × 15, ये हम ये कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। अब आप डिजिटल सम आप इसमें नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, कि देखो आपको 2 डिजिट, 2 ऑप्शन में सेम डिजिट दिखाई दे रहे हैं, तो डिजिटल सम तो इसका सेम ही आएगा, तो नहीं लगा सकते। यूनिट डिजिट आप नहीं लगा सकते क्योंकि 0 यूनिट डिजिट पे आ रहा है। तो अब क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई ही करना है, एक ही सिस्टम बचता है, यानी 15 दूनी 30, यानी 31 और 30 का क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो 31 का कितना होता है, 993, और ये 0, तो 930 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन सी। ये इसलिए लिया है मैंने कि एलसीएम निकालने। एलसीएम कैसे निकालें, तो आप कॉमन लिया करो। कॉमन क्या है, कॉमन को एक बार ले लो, बाकी जो कॉमन नहीं है उनका मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो कॉमन क्या नहीं था इसमें, 31 और 15 तक मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 2, तो मैंने क्या करा, 15 2 का मल्टीप्लाई करा, 30 और 30 का 30, 930 हो गया। इसलिए मैंने डाला था कि एलसीएम कैसे जल्दी लेना है, क्योंकि हम जब कार्य समय के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में तो हमें एलसीएम की ज़रूरत पड़ती है, तो हमें एलसीएम जल्दी से इसी तरह निकाल लेना है, जल्दी से। ये है आरआरबी टेक्नीशियन 2024 का। कहता है अ सम ऑफ मनी ट्रिपल्स इट सेल्फ एट अ सर्टेन रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इन 10 ईयर्स, इन हाउ मैनी ईयर्स विल इट कंपाउंड अमाउंट टू 9 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ। यानी वो कहता है कि जब कोई धनराशि 10 साल में अपने की क्या हो जाती है, 3 गुना हो जाती है। यानी 1 यूनिट प्रिंसिपल है, तो 10 साल में कितना हो जाता है, 3 यूनिट, 1 से 3 हो जाता है, कितने वर्ष में, 10 ईयर्स में, यानी 3 की पावर 1। अब हमें से पूछता है कि कितने वर्षों में धनराशि स्वयं की 9 गुनी हो जाएगी, 9 टाइम्स। तो कितने वर्ष में, 9 टाइम्स का मतलब हो गया 9 को हम क्या लिखेंगे, 3 की पावर 2, यानी राशि को 3 की पावर 1 बनने में 10 साल लग रहे थे, तो 3 की पावर 2 बनने में कितना टाइम लगेगा, तो क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 20 वर्ष। 20 वर्ष हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। इस तरीके से करते हैं, यानी हम क्या बनाते हैं, जिसना पूछा है उसका हम घात पावर बना लेते हैं। अगर 3 की पावर 1 बनने में कितना समय लगा, 10, तो 9 को हम क्या लिखेंगे, 3 की पावर 2 पावर बनने में क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई समय से कर देंगे, तो हमारा समय आ जाएगा, टोटल समय का कितना वर्ष लगेगा, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। ये आज का क्वेश्चन नंबर 5 आरआरबी ग्रुप डी 2022। देखो ये कहता है कि विनोद स्कोर्ड एक्स रन इन हिज 10th इनिंग्स, 10वीं इनिंग में उसने क्या किया कि अपना स्कोर बनाया, कितना, एक्स रन, 10वीं पारी में एक्स रन बनाए। फिर कहता है कि आफ्टर स्कोरिंग दोज रन हिज एवरेज पर इनिंग इंक्रीज बाई 8, सॉरी यहाँ गलत लिख गया, 8 नहीं है, यहाँ 2 है। मतलब उसका क्या हो जाता है कि उसकी प्रतिपारी का औसत, ये रन बनाने के बाद उसकी प्रतिपारी का औसत 2 रन बढ़ गया। मतलब जो एवरेज था पहले 9 पारियों तक, उसके एवरेज में क्या होगा, 2 की वृद्धि हो गई औसत में। तो कहता है नया औसत 28 हो जाता है। तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो क्या करना, अगर मैं बात कह दूँ कि 10वीं पारी उसने खेली, उससे पहले कितनी पारियाँ खेली होंगी, 9, यानी 9 पारियों तक उसने जब खेली होंगी ना, तो 9 पारियों तक अगर मैं कह दूँगा उसका एवरेज ए था, तो टोटल 9 हो जाएगा। अब जब आई बात 10वीं पारी की, तो 10वीं पारी जब वो खेलने आया कोई प्लेयर यानी विनोद, तो विनोद ने जब 10वीं पारी खेली तो उसका क्या हुआ कि एवरेज में
क्या हो गया, 2 की वृद्धि होगी। तो एवरेज पहले ए था, उसमें 2 बढ़ के क्या हो गया, नया औसत कितना हो गया, 28 हो गया, यानी नया औसत यही तो है। तो ए प्लस 2 कितना हो गया, 28। यहाँ से हम ए निकाल लेंगे, ए बराबर कितना आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा तो 26। ठीक है। तो अब यहाँ से अगर मैं ए प्लस 2 था इसका नया औसत, अगर मैं इसका मल्टीप्लाई कर दूँ तो टोटल रन आएंगे, क्योंकि मैं यहाँ टोटल बना लिए थे। तो 10A प्लस 20 है ना, 10A प्लस 20। अब आपको पता है कि 9 पारियों तक उसके 9A स्कोर था, 10वीं पारी के बाद उसका स्कोर 10A प्लस 20 हो गया। वो किस वजह से होगा, क्योंकि उसने 10वीं पारी में कितने रन बनाए, एक्स रन। तो वहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे, कैसे, कि अंतर करके। तो अंतर जब इसमें से इसको माइनस करेंगे ना, 10A प्लस 20 में से इसको माइनस करेंगे, तो 10A माइनस 9A हो जाएगा कितना, तो बचेगा A प्लस 20, जो आएगा किसके बराबर, एक्स के बराबर। यही तो रन आएंगे 10वीं पारी के, यानी 9वीं पारी तक तो स्कोर सेम था। अब इतना बढ़ा क्यों बढ़ा, क्योंकि उसने 10वीं पारी में एक्स रन ज़्यादा बनाए, है ना, जो भी बनाए हो वो बनाए, तो इस वजह से स्कोर इतना हो गया। तो ये आ गई एक्स की वैल्यू। और हमने ए की वैल्यू पता है, हमें ए की वैल्यू कितनी है, 26। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 26 प्लस 20 बराबर एक्स, तो हो जाएगा 46 बराबर, यानी एक्स की वैल्यू आएगी 46। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन थोड़े गलत लिख गए थे, तो ये 100 नहीं 46, ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन है मेरे भाई आरआरबी एनटीपीसी 2024। अच्छा क्वेश्चन है, कहता है कि दो संख्याओं का योग एक 205 है, या इनमें से एक संख्या में 5% की कमी की जाती है, दूसरी में 10% की वृद्धि की जाती है, तो परिणामी संख्याएं एक दूसरे के बराबर हो जाती हैं। दोनों प्रारंभिक संख्याओं में से दो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी संख्या ज्ञात पूछवाई है, लेकिन कब, कहता है कि दो संख्याओं का, अगर दो संख्या में कह दूँ ए प्लस बी, तो योग ही तो है कितना, 205। अब ए को मैं कह दूँ कि ये छोटी संख्या है, और बी को कह दूँ बड़ी संख्या, है ना। तो अब कहता है कि एक संख्या में से एक संख्या की में 5% की कमी, 5% की कमी का मतलब ए का कितना, 95%, और दूसरी का कितना, 10% की क्या होती है, वृद्धि, यानी इसमें कमी थी तो 95 हो गया, 100 से 5 कम 95। अब वृद्धि हो रही है तो 100 से 10 ज़्यादा, यानी दूसरे नंबर पे क्या हो रही है, वृद्धि, तो 110 हो जाएगा। जब ऐसा जब चेंज होता है तो वो क्या हो जाती है, आपस में बराबर हो जाती हैं। ये तो उसने बोला कि जब वृद्धि हो जाती है तो प्राप्त परिणामी संख्या एक दूसरे के बराबर हो जाती हैं, क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती हैं, इक्वल। तो ये बराबर हो गई। अब परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 5 से काटूंगा ये 19 पे, और ये 22 पे चला जाएगा, 22 पंजे 110 होते हैं। अब देखो आपको पता है कि ए के साथ वाली वैल्यू किसकी होती है, उसके पड़ोसी की, है ना। ए के साथ वाली वैल्यू उसके पड़ोसी, पड़ोसी कौन है इसका, बी, यानी ये बी की वैल्यू है, ठीक है, और ये ए की वैल्यू है। लेकिन मैंने थोड़ा ऊपर गलत लिख दिया, अगर बी की वैल्यू 19 आ रही है तो ये छोटी वैल्यू होगी, यानी ये छोटी संख्या होगी और ये बड़ी, क्योंकि यूनिट में संख्या ये बड़ी आ रही है। अब उसने पूछा है कि हमें बता दो क्या प्रारंभिक संख्या में छोटी संख्या, है ना। तो देखो दोनों संख्याओं का योग कितना है, 205। अगर हम ए बराबर आ गया 22 और बी बराबर आ गया कितना, ए बराबर 22 बी बराबर 19, तो दोनों का सम करेंगे तो कितना आएगा, 22 और 19 41, 41 यूनिट की वैल्यू है 205। तो ये 41 किससे कट जाएगा, 5 अगर 5 24 5 से कट जाएगा, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 5। उसने पूछी है छोटी संख्या, छोटी संख्या कितनी कौन सी है, 19। तो 19 में हम 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 19 पंजे 95, हमारा आंसर हो जाएगा छोटी संख्या, ऑप्शन ए। अगर बड़ी पूछता तो 5 का मल्टीप्लाई 22 के साथ कर देते, तो 22 पंजे 110। अगली बात समझ, ये है आरआरबी ग्रुप डी 2022। हमें एन की वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, हमें एन की वैल्यू निकालनी है। जब दिया है क्या, 2⁻⁻7 मल्टीप्लाई 2⁻3n+4 इक्वल टू 2⁻11 डिवाइड बाई 2⁻5, ये इक्वेशन हमें दी है। तो हमें एन की वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है कि मल्टीप्लाई में, यहीं से बता रहा हूँ कि जब बेस समान होता है, तो देखो दोनों चीज़ों का बेस समान है, यहाँ भी दो यहाँ भी दो, तो मल्टीप्लाई में जब बेस समान होता है तो हम क्या कहते हैं, पावर का क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी ये पावर ही तो होगी, इसकी पावर ये, उसकी पावर -7, तो इन पावर का क्या होगा, सॉरी मल्टीप्लाई में जुड़ जाती हैं, क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। जब मल्टीप्लाई हो रहा है ना, आधार यानी बेस सेम हो, यानी आधार समान हो, तो घातों क्या हो जाती हैं, घातें मल्टीप्लाई में जुड़ जाती हैं, तो जुड़ेंगी, यानी 3n, तो ये हो जाएगा 2⁻3n, अब प्लस के 4 में -7 ऐड करूँगा तो क्या आएगा, -3 आएगा, यानी ये हो जाएगा 2⁻3n - 3। अब इधर इक्वल के इधर देखूंगा तो देखो ये डिवाइड है, और आपको ये होता है कि डिवाइड अब आधार समान है, यानी 2 और 2 आधार बेस समान है ना, आधार समान है
तो भाग में घातें घट जाती हैं, ये कहते हैं भाग में घातें घट जाती हैं। ये भाग है, डिवाइड है, तो इसमें क्या होगी, पावर घट जाएंगी, यानी 11 में से 5 घटा देंगे तो कितना आएगा, 2 की पावर 6। अब देखो आधार समान है तो घातों की क्या हो जाती है, तुलना। तो कंपैरिजन करेंगे तो 3n-3 आ जाएगा 6। तो 3n बराबर कितना आ जाएगा, ये माइनस का 3 इधर जाएगा तो 9 हो जाएगा, और 3 से काट देंगे तो n बराबर 3 आ जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, n बराबर 3। n की वैल्यू हमें पूछी थी तो आ गया 3। देखो क्वेश्चन नंबर 8, RRB ALP 2018 कहता है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाओं की माप क्रम से 42 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर, 34 सेंटीमीटर। अब देखो जब किसी त्रिभुज की तीनों साइड अलग अलग होती हैं तो उसे हम कहते हैं विषम भाव त्रिभुज। अलग अलग मतलब विषम भाव, उसकी भुजाएं क्या है, सारी अलग अलग हैं, तो उसे बोलते हैं विषम भाव त्रिभुज। तो साइड अलग अलग हैं तो विषम भाव त्रिभुज होगा, और हमें निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी विषम भाव त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हमें उसके लिए चाहिए होता है सबसे पहले क्या, अर्धपरिमाप एस। अर्धपरिमाप क्या होता है, एस। हमें एस चाहिए होता है सबसे पहले। तो हम जब एस निकालेंगे तो देखो हम भुजा पैरामीटर निकालेंगे पहले, फिर पैरामीटर निकाल के 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, अर्धपरिमाप यानी एस आएगा। तो आप पहले इन सबको क्या करोगे, ऐड। अभी तो उसको क्या करोगे, 2 से डिवाइड। तो आप 2 से डिवाइड सबको करना है ऐड करके, तो क्यों ना आप सभी भुजाओं को 2 से डिवाइड पहले कर लो फिर ऐड कर लो, तो नहीं सब आ जाएगा। तो आप 2 से डिवाइड जब इसको करोगे तो ये 21 रह जाएगा, ये 18 और ये 17। अब इन सबको जोड़ दो तो आपका सेंटीमीटर आ जाएगा। 17 18 35 होता है, 35 और 21 56 होता है, यानी आपका सेमी पेरीमीटर 56 आ गया। तो आपको सबको जोड़ के 2 से डिवाइड करोगे, आपका सम बड़ा आएगा, फिर आप उनको क्या करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, है ना। तो आप सीधे ही पहले काट दो, 21 18 37 17 ऐड करा दो, ये आ गया। अब इसमें लगाते हैं क्या, विषम भाव त्रिभुज के लिए जब क्षेत्रफल निकालना हो तो हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, एस माइनस ए, मतलब कोई एक भुजा होगी ए, फिर एस माइनस बी दूसरी भुजा, एस माइनस सी तीसरी भुजा, मतलब सेमी से घटाते हैं। तो जब इसमें लगाएंगे तो देखो ये आएगा, एस कितना था 56 मल्टीप्लाई, अब एस माइनस यानी 56 में से एक भुजा घटाएंगे तो दूसरी एक भुजा कितनी थी 42, 56 में से 42 घटाएंगे तो कितना आएगा 14 मल्टीप्लाई, दूसरी भुजा घटाएंगे 56 में से 36 कितनी आएगी 20 मल्टीप्लाई, तीसरी घटाएंगे 56 में से कितनी 34 कितनी आएगी 22। ये आ गई इसकी क्या साइड। अब ये इसकी साइड आ गई तो अब हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 7 गुणा 8 या 8 गुणा 7, इसको 7 गुणा 2, है ना, 7 8 56, 7 दूनी 14, इसको 4 गुणा 5 और इसको 2 गुणा। ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ, मैं फैक्टर कर रहा हूँ, यानी मुझे जल्दी निकालने में आसानी हो जाएगी। कैसे, तो देखो यहाँ 7 का पेयर बन गया, मल्टीप्लाई में तो है सब, तो ये 7 का पेयर बन गया, तो 7 एक बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट में पेयर बना के बाहर आता है, 7 बाहर आ जाएगा। अब देखो 4 और इसका मल्टीप्लाई कर दूँ 4 और 2 का तो कितना हो जाएगा 8, 8 ये हो गया 8 ये, तो 8 कितना बाहर आ जाएगा, एक पेयर हो गया। 5 और 5 एक पेयर ये हो गया, 5 बाहर आ जाएगा, है ना। अब क्या रहेगा, सॉरी मैंने क्या कर दिया, ये 2 11 होगा ना, तो सॉरी 5 का पेयर नहीं बनेगा, 4 दूनी 8 ये आ गया, 5 और आपका 7 बन गया, 5 दूनी 10 और ये रह जाएगा, मतलब 2 और 5 और 11 इनका कोई पेयर नहीं है, 2 का 5 का और 11 का कोई पेयर नहीं है, तो ये वर्गमूल में ऐसे के ऐसे रह जाएगा, इनका कर देंगे मल्टीप्लाई, 2 पंजे 10, 10 गुणा 11 110, यानी आपका आंसर रूट में 110 आएगा। तो 110 वाला आपका आंसर होगा। देखो ये नहीं है 55 है, ये नहीं है ये 55 है। अब आप इनको सेटल करो तो क्या होता है 8 पंजे 40, है ना, तो 5 क्यों आएगा, हाँ 7 8 56, यानी 56 रूट 110, 5 क्यों आएगा, 5 तो अंदर ही चला गया ना, और तो 5 था ही नहीं, एक ही तो 5 था, तो वो तो अंदर ही चला गया, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 5 दूनी 10 और 1 अंदर चला गया, तो 5 तो यहाँ आएगा ही नहीं, तो ये आ गया 7 7 और 8, 7 और 8 के पेयर बने थे, 4 दूनी 8 और 7, है ना, 4 दूनी 8 ये 8 का और 7 का पेयर तो बना था, बाकी तो अंदर चले गए थे, तो आंसर आएगा 56 रूट 110, तो ऑप्शन बी। देखो ये है क्वेश्चन नंबर 9, RRB NTPC 2024 में आया था। कहता है कि एक त्रिभुज ABC में रेखाखंड AD कोण मतलब एंगल ए के समद्विभाजित करता है। एंगल ए को यानी ये कोई त्रिभुज है, जैसे मैं एक त्रिभुज बना देता हूँ, इस तरह का कोई है त्रिभुज, क्या है उसका नाम ABC, यानी AB और C। तो रेखाखंड AD कोई रेखाखंड है जो एंगल को ए को क्या करता है समद्विभाजित कर रहा है। समद्विभाजित का मतलब होता है बाइसेक्ट करना, एंगल को बाइसेक्ट करना मतलब एंगल को 2 बराबर भागों में डिवाइड करना।
तो एंगल ए को ए डी कोई रेखाखंड है, यानी ए और डी, तो डी बी सी पे क्या है, बिंदु है, देखो लिखा है बिंदु डी भुजा बी सी पर स्थित है, बी सी पे डी बिंदु स्थित है, और ये बाइसेक्टर यानी एंगल, ये दोनों बराबर हैं, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है। तो जब जब भी याद रखो, जब भी ऐसी कंडीशन बनती है ना कि बाइसेक्ट करता है सामने वाली भुजा, तो क्या होता है कि ये दोनों त्रिभुज ट्रेंगल ए बी डी समरूप समरूप होते हैं, ट्रेंगल किसके, ए सी डी के। समरूप का मतलब होता है कॉन्ग्रेंस, कॉन्ग्रेंस ट्रेंगल, कॉन्ग्रेंट होते हैं, इसकी प्रॉपर्टी होती हैं। जब हम टॉपिक वाइज मैथ्स पढ़ेंगे तब मैं वहाँ आपको पूरा डिटेल बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। तो अभी यहाँ इतना समझते हैं क्योंकि हम सेट कर रहे हैं, तो इतना ही समझ लेते हैं कि ये कॉन्ग्रेंट होंगे। कॉन्ग्रेंट होने की वजह से क्या होगा कि भुजाओं का रेशियो, कि छोटे मतलब इन भुजाओं, इस त्रिभुज में ए बी डी की भुजाओं का रेशियो या एंगल का रेशियो, किसी कुछ भी मतलब कोई भी रेशियो हो, तो ए बी डी में त्रिभुज ए बी डी की भुजाओं का रेशियो बराबर आएगा किसके, त्रिभुज ए सी डी की। तो देखो ये दिया, अब उसने भुजाएं दी हैं कितनी, ए सी डी है कितनी 4.2, आपको बी डी दी है, बी डी कितनी 4 सेंटीमीटर, और बी सी यहाँ से यहाँ तक ये पूरी लेंथ है 7, बी सी बराबर 7, यानी ये पूरी 7 है और ये 4 है, यहाँ से यहाँ तक 7 है, ये 4 है तो कितनी होगी 3। और आपको ये कौन सी पूछी है, ए बी की लंबाई ये पूछी, यानी इसको मैं कह दूँ एक्स। तो देखो होगा क्या, जब भी ऐसी कंडीशन बने ना कि सम डिवाइड करे और ऐसी कंडीशन बने तो क्या करते हैं, इन भुजाओं का रेशियो, यानी ए बी डी में कौन सी भुजा, ए बी, एक्स का रेशियो बी डी से 4 बराबर हुआ किसके, इस त्रिभुज में ये वाली, हमने पहले ये वाली लिया तो इस त्रिभुज में पहले ये वाली, ए सी डी में पहले ये वाली, तो 4.2। फिर इस त्रिभुज में ए बी डी में हमने कौन सी ली थी, फिर नीचे बी डी, तो इसमें भी क्या लेंगे, नीचे वाली सी डी कितनी 3। ठीक है, एक्स की वैल्यू निकालनी, 4 इधर चला जाएगा, पहले 3 से इसको डिवाइड कर दो, कितने पे चला जाएगा 3 1.4। अब एक्स की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 14 चौक 56 होता है, 5.6 हमारा आंसर हो जाएगा, 5.6 ऑप्शन डी। ठीक है, ऐसे ये कंडीशन बनती है। तो ये डिटेल हम पढ़ेंगे जब हम चैप्टर वाइज सॉल्यूशन करेंगे, चैप्टर वाइज सीखेंगे, एकदम बेसिक टू मतलब थोड़ा इजी से लेके चलेंगे लेवल वाइज, वहाँ हम डिटेल पढ़ेंगे। यह है आरआरबी एलपी 2025 में पूछा गया, वर्तमान में एक माँ और उसके बेटे की आयु का अंतर 30 वर्ष है, 15 वर्ष पहले माँ की आयु उसके बेटे की तत्कालीन आयु की दोगुनी थी, माँ की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखो कहता क्या है कि मदर है और उसका बेटा है, ठीक है, तो आयु का अंतर 30 वर्ष है, और 15 वर्ष पहले, अंदर 15 वर्ष पहले जो बात थी वो क्या थी कि माँ की आयु उसके बेटे की तत्कालीन आयु की दोगुनी थी उसी समय की, और बेटे की आयु एक्स थी तो ये 2x थी, माँ की आयु दोगुनी थी। ठीक है, ये x थी तो ये 2x थी। अब वर्तमान में क्या हुआ, प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में जब हम आएंगे तो ये बात कब की है, 15 वर्ष पहले की, तो 15 वर्ष पहले से अब तक जब हम आएंगे तो इसकी प्रेजेंट में क्या हो जाएगी 2x + 15, और ये x + 15, 15 साल बढ़ जाएंगी दोनों की, तो ये हो जाएगी प्रेजेंट एज। अब उसने क्या बोला है कि वर्तमान में उनकी आयु का अंतर दिया है कितना 30 साल। प्रेजेंट द डिफरेंस ऑफ एजेस ऑफ मदर एंड सन इज 30 ईयर्स, मतलब प्रेजेंट की आयु का क्या दिया है, डिफरेंस दिया है। तो देखो जब आप डिफरेंस करने जाओगे तो इसमें से इसी को घटाओगे, इसमें से इसको घटाओगे तो 2x में से -x करोगे तो x रह जाएगा, और +15 में से -15 करोगे तो क्या होगा, कट जाएगा, यानी कुछ नहीं, तो x इनका अंतर दिया है कितना 30, तो x की वैल्यू आ गई 30। उसने पूछा है क्या, माँ की वर्तमान आयु ज्ञात करो, तो माँ की वर्तमान आयु क्या होगी 2x + 15, यानी हम कर देंगे x की वैल्यू रख देंगे और वैल्यू निकालेंगे, तो 30 दूनी 60 में 15 जोड़ देंगे कितना आएगा 75, यानी माँ की वर्तमान आयु है 75 ईयर्स, ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 आरआरबी ग्रुप डी 2022 कहता है ए और बी किसी कार्य को क्रम से 9 और 12 दिनों में, मतलब एक ए करता है 9 दिन में और बी करता है 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक कार्य शुरू करता है और वे बारी बारी से काम करते हैं, वे कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, तो दोनों बारी बारी से करते हैं। तो पहले इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, क्षमता निकाल लेते हैं कार्य करने की क्या है, तो ए है और बी है। ए करता है उसी काम को 9 दिन में और बी कर देता है 12 दिन में, तो इनका जब आप एलसीएम निकालोगे कितना आ जाएगा 36, तो यानी एक दिन की क्षमता ए की आ जाएगी 9 चौके 4 यूनिट पर डे, और बी की आ जाएगी 3 यूनिट पर डे। ये इनकी क्या आ गई, इफिशियंसी आ गई, काम करने की क्षमता आ गई। अब मेरे भाई करना क्या है कि उसने बोला
कि वे काम शुरू करते हैं बारी बारी से, यानी पहले काम शुरू करता है कौन, ए। एक कार्य शुरू करता है, शुरुआत कर दी ए ने। अब ए काम पे आया पहले दिन, तो पहले दिन ए काम करके चला गया कितना, 4 यूनिट, क्योंकि उसकी कार्य एक दिन की करने की क्षमता कितनी, 4 यूनिट, तो पहले दिन आके 4 यूनिट करके चला गया। अब आया बी, तो ए आया, ए ने काम कितना करा, 4 यूनिट। फिर आया बी, एक दिन की बात हो गई, ये दिन डे हो गए कितने, एक दिन में ये 4 यूनिट कर गया। फिर आया बी, और बी ने अगले दिन क्या किया, 3 यूनिट काम किया, इसने भी एक दिन ले लिया, एक दिन में ये भी चल गया, यानी टोटल दिन कितना हो गया, 2। और तो इनका 2 दिन का काम कितना हो गया, 7 यूनिट। यानी इसका मतलब ये है कि 2 दिन में वो कितना काम कर रहे हैं, 7 यूनिट काम कर रहे हैं। 2 दिन लगा दिए, 7 यूनिट काम हुआ है, हमें कितना कराना है, 36 यूनिट। तो यानी 36 यूनिट कराना है, तो कितने साइकिल बन जाएंगे, एक साइकिल हो गया ना 2 दिन का, हर 2 दिन बाद, हर 2 दिन में कितना काम होगा, 7 दिन, 7 यूनिट, हर 2 दिन में 7 यूनिट, तो कितने साइकिल बन गए, 5 सत्ते 35, यानी 5 से गुणा इसको कर दूँ तो 35 यूनिट काम हो जाएगा। तो 5 से इसको करना पड़ेगा, यानी 10 दिन में, 10 दिन लग जाएंगे और 35 यूनिट काम हो जाएगा। लेकिन अभी भी हमारा 1 यूनिट काम बच जाएगा, क्योंकि हमें करना था 36 यूनिट काम, तो 35 यूनिट ही हुआ, एक बचा। अब साइकिल मेरे भाई याद, ऐसे साइकिल किस पे खत्म हुई, चक्कर किस पे खत्म हुआ, ए ने शुरुआत करी, बी आया, है ना, एक साइकिल खत्म। फिर अगले दिन ए ने शुरुआत करी, बी आया, एक साइकिल खत्म, यानी साइकिल किस पे खत्म हो रहा है, बी पे। यानी जो 5 साइकिल पूरे हो गए ना, 5 साइकिल, 5 सत्ते 35, तभी तो 35 यूनिट काम हुआ। तो जो 5 साइकिल खत्म हो गए, तो साइकिल खत्म किस पे हुए होंगे, बी पे, है ना। अब छठवां दिन जब शुरुआत होगी छठवें दिन की, तो काम पे कौन आएगा, ए आएगा का बी, तो आप बोलोगे कि ए आएगा, क्योंकि साइकिल बी पे खत्म हो गया, तो ए की शुरुआत, ए का नंबर आएगा। और ए आता है तो एक दिन में 4 यूनिट करता है, लेकिन काम बचा है 1/4, तो 1/4 काम रह गया। तो मेरे भाई ए जो आएगा तो उसको कितने दिन में कर देगा, 1 यूनिट काम को 1/4 दिन में, है ना, 1/4 दिन में। तो पहले कितने दिन लग गए थे, 10 दिन, और 1/4 और लग गया, तो टोटल दिन हो गए 10 सही 1/4 डेज। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन सी। इस तरीके से बनाते हैं, साइकिल बनते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 12 है आरआरबी एलपी 2024 का, कहता है यदि 5/2 समीकरण 4x² माइनस mx प्लस 25 इजकल टू 0 का एक मूल है, रूट है एक, तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो जब किसी द्विघात समीकरण का कोई मूल है, रूट है, तो वो जो उस वैल्यू को एडजस्ट करेगा, यानी समीकरण को संतुष्ट करेगा, तो उसमें क्या कर देंगे हम, यानी इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू हम क्या रख दें, 5/2। इस समीकरण में हम x की वैल्यू 5/2 रखेंगे, तो हमारे m की वैल्यू आ जाएगी। क्यों कि ये एक इसका क्या है, रूट है। अब जब ये रूट है ना किसी द्विघात समीकरण का, जब भी कोई रूट होता है, तो उसकी वैल्यू उसमें रखने पर उसको क्या करता है, वो लाइज करता है, यानी उसको संतुष्ट करता है समीकरण को, यानी इसकी वैल्यू रखने पर ये बराबर 0 लाएगा। तो हमें m की वैल्यू निकाल लेंगे, तो जरूर रखो x की वैल्यू, मतलब x की जगह जहाँ जहाँ x हम 5/2 रखेंगे, तो ये है 4x², तो 4, अब x², या x² मतलब 5/2, 5/2 का स्क्वायर, तो 5/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25/4 माइनस m मल्टीप्लाई x की वैल्यू रखेंगे तो 5/2 प्लस 25 बराबर में 0, ये हो जाएगा, 4 से 4 कट गया, ठीक है। अब देखो ये 25 रह गया, ये 25 है, कितना हो गया, जोड़ेंगे तो 50। अब ये हो गया 50, और ये माइनस का m/2 है, माइनस का 5m/2 है ना, 5m/2, तो ये चला जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा 5m/2 किसका, प्लस का, एक माइनस का इधर चला गया, प्लस का हो गया। अब हमें m की वैल्यू निकालनी, 5 से कट जाएगा कितने पे, 10 पे, और m बराबर कितना आ जाएगा, क्योंकि 2 चला जाएगा इसके मल्टीप्लाई में, 10 दूनी 20, यानी m की वैल्यू आ गई 20। तो ऑप्शन, सॉरी 120 लिख गया क्या, ऑप्शन ए होगा, गलती से 120 लिख गया, ऑप्शन ए होगा 20, m की वैल्यू क्या आएगी, 20 आएगी, ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन नंबर 13 आरआरबी टेक्नीशियन 2018 में पूछा, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये भी आते हैं। तो इसमें क्या करना है, देखो आप इसको 2 तरीके से कर सकते हो। एक तो आप डिटेल करने जाओगे, स्क्वायर रूट निकालोगे सबके, फिर प्लस करोगे माइनस करोगे, है ना। एक इसमें क्या कर सकते हो, डिजिटल सम लगा सकते हो। डिजिटल सम कैसे लगाओगे, देखो आप यहाँ लगाओ, तो ये 6 3 9 0, 8 और 8 16, है ना, 16 का डिजिटल सम 7। अब 7 स्क्वायर रूट के अंदर है, तो स्क्वायर रूट हटेगा, इसका वर्ग होगा, 7 7 49। अब 49 आएगा, तो 49 का स्क्वायर रूट 9 खत्म 4, यानी इसका डिजिटल सम आ जाएगा 4। अब यहाँ करोगे तो 8 और 4 12, 12 का डिजिटल सम 3, 3 और 6 9, तो इसका आएगा 0, 9 का मतलब 0। अब देखो इसे करने जाओगे तो 8 और 1 9, ये खत्म, 4 वो सॉरी 9 खत्म, यहाँ आएगा 4, और 4 का क्या करोगे, स्क्वायर, कि स्क्वायर रूट है ये, स्क्वायर करोगे 4 चौके 16, है ना, तो 16 का डिजिटल सम 7। अब मेरे भाई यहाँ 4 है, ये 0 हो गया, यानी आपको 4 - 7 करना है। तो देखो ये डिजिटल सम है, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है,
जो -3 आएगा, यानी अंतर, इनका अंतर निकालना, तो अंतर क्या आएगा 3, यानी 3 यूनिट, मतलब डिजिटल सम 3 वाला हमारा क्या होगा, आंसर होगा, जो हमारा डिजिटल सम 3 दे रहा होगा। तो देखो करो, ये कोई एक्चुअल वैल्यू तो है नहीं कि -3 आएगा, जो डिफरेंस क्या है, डिजिटल सम हम लगा रहे हैं तो उसका डिजिटल सम देख रहे हैं, डिजिटल सम तो 3 आएगा ना। यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव तो मैंने नहीं रखता कुछ। तो देखो इसका करेंगे तो 2 और 2 4, ये नहीं होगा। 6 और 3 9, ये 0 हो गया, ये नहीं होगा। 9 खत्म, 2 और 1 3, ये हो सकता है ना। 6 और 3 9, ये भी खत्म, 0 हो गया, सॉरी ये कट गया। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर आएगा। तो अगर आप पूरा करने जाओगे तो आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, आपको स्क्वायर रूट निकालने पड़ेंगे, तो उसके बाद आपकी कैलकुलेशन होगी। तो आप स्क्वायर रूट अब निकाल नहीं पाते, तो देखो अगर ये है 88 36, अगर इसका स्क्वायर रूट निकालो तो क्या करते हैं, पीछे से पेयर बनाते हैं। तो आपको पता है कि 6 का स्क्वायर रूट जब मैं निकालूंगा तो ये किसी का स्क्वायर ही तो होगा, किसी नंबर का 8836 क्या होगा, स्क्वायर रहा होगा। तो किस नंबर का मैं स्क्वायर करूँगा, यूनिट डिजिट पे 6 आए, तो कब कब आता है, जब हम 4 का स्क्वायर करें या 6 का स्क्वायर करें, तो 4 चौके 16 होता है तो 6 आएगा, और 6 चंग 36 तो 6 आएगा, है ना। तो ये तो इसका मतलब ये है कि इसके यूनिट डिजिट तो 4 और 6 आ जाएंगे। लेकिन अब ये 88 को क्या करना है, 88 को ऐसे देखना है कि 88 किन किन नंबरों के स्क्वायर के बीच में आता है, किन किन नंबरों के, यानी 9 का वर्ग कितना होता है 81, तो 81 से ये बड़ा है। और 10 का 9 से अगला नंबर 10 का स्क्वायर 100 से छोटा है। तो 9 और 10 के स्क्वायर के बीच में 88 आता है, तो हम लिखेंगे छोटा वाला नंबर यानी 9। ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 88 और 96 का हम कर रहे हैं, तो 36 का, तो 6 का यूनिट प्लेस आ गया था, हमने ये लिख लिया। अब इसका कर रहा है हमने क्या, नंबर देखा 9 और 10, तो हम छोटा नंबर लिखते हैं हमेशा, 9 लिख देंगे, और यहाँ भी 9। आगे बात समझ में। अब देखते हैं कि अब 2 ऑप्शन हो गए हमारे, ये 94 का हो सकता है या 96 का, तो ये कैसे पता करें, तो क्या करना है, 9 और 10 का मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 90। अब ये देखो 90 से ये वाला नंबर छोटा है या बड़ा, अगर छोटा है तो छोटा वाला हमारा आंसर होगा। तो 90 से ये छोटा है ना, तो यहाँ इसका मतलब हमारा 94 क्या होगा, आंसर होगा, और ये हमारा ऑप्शन कट जाएगा, यानी ये 94 का स्क्वायर है। ठीक है, तो 94 फिर हमें करना है प्लस। ऐसे ये नंबर है 60 और 84, या इसे करने जाओगे तो देखो यहाँ यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, 2 आएगा या फिर 8 आएगा। और मैंने फिर बता दिया कि अगर ये 2 डिजिट खत्म हो गए, बाकी 2 बचे, तो इसमें क्या करना है, ऐसे ये किसके बीच में आएगा ये देखना है। तो देखो 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 8 का 64, है ना, तो 64 से छोटा है और 49 से बड़ा है, यानी 7 और 8 के बीच में आएगा, तो हम लिखेंगे छोटा नंबर, यानी यहाँ 7 और यहाँ 7, बड़ा नहीं लिखते, है ना, छोटा लिखते हैं हमेशा। तो 7 और 8 का मल्टी, अब देखेंगे आंसर कौन सा होगा, 2 ऑप्शन हो गए ना, 72 और 78, तो इनमें से आंसर कौन सा होगा, तो इनका करो मल्टीप्लाई, 7 8 56, 56 से देखो ये छोटा है बड़ा, तो 56 से ये बड़ा है, तो हमारा आंसर क्या होगा, बड़ा वाला, यानी 78 हमारा आंसर होगा, 72 हमारा नहीं होगा। ठीक है, यानी यहाँ आया था 94, प्लस करना था कितना 78, यानी यहाँ गया 78। अब तीसरे वाले में देखेंगे तो ये 1849। अब 1849 है, तो देखो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 9 है ना, तो 3 आएगा, 3 का स्क्वायर करने पर 9 आता है, या फिर 7 आएगा, 7 का स्क्वायर करने पर 9 आता है। अब ये तो खत्म हो गए। अब 2 इसको देखेंगे, तो इसमें देखो 18 किसके बीच आएगा, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, और 5 का 25, यानी 4 और 5 के बीच में आएगा, तो छोटा नंबर लिखते हैं, 4 ये होगा और 5, तो 4 छोटा नंबर लिखते हैं, तो यहाँ 4 लिखेंगे, यहाँ भी 4। अब कौन सा होगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चौके 20, अब 20 से ये छोटा है बड़ा, छोटा, तो छोटा वाला आंसर होगा, छोटा आंसर कौन सा, यानी 43 हमारा आंसर होगा, 47 नहीं होगा। तो ये करेंगे -43, ये आ गए इनके स्क्वायर रूट, ऐसे निकालते हैं। अब कर लो कैलकुलेशन, यूनिट डिजिट से चले जाओ, 8 और 4 12, यहाँ 2 आएगा, है ना, और माइनस करोगे 3, इसका यूनिट डिजिट 3, ये छोटी वैल्यू, तो इस क्या करोगे, कितना करोगे, 12 हो जाएगा, 12 में से 3 माइनस करो कितना आएगा 9, यानी हमारे आंसर पे यूनिट डिजिट जो आएगा वो 9 आएगा। तो एक ही ऑप्शन था, ऑप्शन सी। ये होती है डिटेल, ऐसे करना है तो, लेकिन आप ऐसे मत करो, मैं कहता हूँ आप डिजिटल सम से लगा दो, कितना टाइम लगा, उससे करोगे तो फटाफट करके निकल जाओगे, इतने में 2 सवाल आगे के और बन जाते 3। ये है आरआरबी ग्रुप डी 2022 का, द वैल्यू ऑफ x⁻2/3 माइनस x⁻−2/3 x⁻4/3 +1 प्लस x⁻−4/3 की वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो देखो अगर मैं x⁻2/3, अगर मैं x⁻2/3 को a कह दूँ, है ना, और x⁻−2/3 को b कह दूँ, कह सकता हूँ, यानी ये हो गया a माइनस a, या फिर ऐसे कह दो
मैंने इसकी पूरी वैल्यू बी ली है ना, तो ए माइनस, बीच में माइनस है, ए माइनस, इसको उल्टा मत करो, उल्टा मत करो, क्या करो, ये पूरा बी कह दे तो ये हो गया ए माइनस बी, यानी ए की वैल्यू यहाँ रख दी, बी की वैल्यू यहाँ, तो ये हो गया ए माइनस बी। अब यहाँ देखो, मैंने बोला है कि एक्स की पावर 2/3 ए है, तो मैं क्या इसको ये नहीं लिख सकता कि एक्स की पावर 2/3 की पावर क्या 2, क्योंकि 4 पावर है, तो मैंने इसलिए मल्टीप्लाई करूँगा तो 4/3 हो जाएगा। और इसको मैंने क्या कहा है ए, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर। हाँ, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ए स्क्वायर, ये बन गया। एक्स की पावर 2/3 को मैंने क्या बोला था ए, तो ए हो गया, ए का स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 1, ये वाला +1 प्लस। अब एक्स की पावर, एक्स को भी मैं क्या कर सकता हूँ, ये इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स की पावर -2/3 की पावर 2, इसको भी तो ऐसे लिख सकता हूँ। तो एक्स की पावर -2/3, एक्स की पावर -2/3 को मैंने क्या बोला बी, तो इसको कह सकता हूँ बी हो जाएगा बी स्क्वायर। तो आप जानते हैं ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है, तो प्लस ए बी, जब आप ए बी इनका मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, नहीं कट के बन ही आएगा, क्योंकि ये रेसिप्रोकल है एक दूसरे के। तो जब भी दो संख्याओं का रेसिप्रोकल का मल्टीपल क्या आता है, हमेशा मल्टीप्लाई एक आता है, तो इनका रेसिप्रोकल है ये, एक पावर पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो रेसिप्रोकल हो गए। जब उल्टे का मल्टीप्लाई करोगे तो एक ही तो आएगा, यानी ये फॉर्मूला बन गया किसका, ए क्यू माइनस बी क्यू का। ये तो होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो ये हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू। अब आपको वैल्यू लगानी है तो लगा दो, ए की वैल्यू, ए को हमने क्या माना है एक्स की पावर 2/3 का क्यूब करना है, माइनस इसको माना हमने एक्स की पावर -2/3 क्यूब करना है ना, बी को ये तो माना था एक्स की पावर -2/3, क्यूब कर दो। जब क्यूब करोगे 3 से ये 3 कट जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, अब इसको ये भी क्यूब करने पर कट जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर -2। अब ये क्या है -2 की पावर है, तो इसको क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते कि एक्स स्क्वायर -1/x², पॉजिटिव घात बना दे तो ये लिख जाएगा। तो ये इसी टर्म में आंसर है एक्स स्क्वायर -1/x², कहाँ है ऑप्शन डी में हमारा आंसर हो गया एक्स स्क्वायर -1/x²। तो ये हमें पहचानना था कि क्या है, ये फॉर्मूला है ए क्यू माइनस बी क्यू का, ये हमें बस वैल्यू बनानी थी। क्वेश्चन नंबर 15 आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया, कहता है कि ए बराबर ये है ना, तो देन वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू हमें निकालनी है इसको सॉल्व करके। तो ये ऊपर आप जानते हो क्या होता है बार, है ना, तो जितनों पे बार होता है तो उस नंबर को तो हम ऊपर लिखते हैं, कितना नंबर है 29, ये तो हम ऊपर लिखेंगे। लेकिन जितने डिजिट पे बार होता है उतने ही हम नीचे क्या लिखते हैं 9 लिखते हैं, यानी कितने डिजिट पे बार है 2 डिजिट पे, 1 और 2, तो नीचे हम भी क्या लिख देंगे 2 बार 9 लिख देंगे, यानी 99, है ना। तो ये हो जाएगा फ्रैक्शन में 29/99। अब है आपका डिवाइड, समझना ये है डिवाइड। अब इसमें क्या होता है कि जितने डिजिट पे बार है, यानी पूरा नंबर लिखते हैं पहले तो ऐसे में, क्योंकि एक डिजिट पे बार है एक डिजिट पे नहीं है, इस पे नहीं है इस पे है, तो हम पूरा नंबर लिखेंगे, क्या नंबर है 32। अब क्या करते हैं कि जिस पे है उसको घटाते हैं, सॉरी जिस पे नहीं है उसको घटाते हैं, किस पे नहीं है 3 पे नहीं है, तो 32 में से 3 घटाएंगे, है ना। और नीचे लिखेंगे क्या, जिस पे बार होता है उसका तो 9 लिखते हैं, तो बार किस पे एक डिजिट पे, तो एक तो 9 आएगा, किस पे नहीं है 3 पे, कितने डिजिट पे एक डिजिट पे नहीं है तो उसका 0 आएगा, तो ये हो जाएगा 90। अब आती है मल्टीप्लाई वाली बात, ये हो गया मल्टीप्लाई, ऐसे इसको करेंगे, एक डिजिट पे बार है यानी 2, ये हो जाएगा 2/9, कितना 9 लिखेंगे एक बार, क्योंकि एक डिजिट पे बार था, डिवाइड। अब यहाँ दोनों डिजिट पे बार है तो फिर वही बात होगी जैसे यहाँ का रहा था, तो ये हो जाएगा 15/99, है ना, दो डिजिट पे बार है तो 2 डिजिट आएंगे, कितना सॉरी 9 आएगा 2 बार। अब इधर है प्लस, तो एक ही डिजिट पे, तो ये हो जाएगा 3/9। अब आप इसको उल्टा कर लो, जैसे ये मैं लिख सकता हूँ 29 को 99 मल्टीप्लाई लिखा दूँ तो ये उल्टा हो जाएगा, क्योंकि ये घटा दूंगा कितना हो जाएगा 29, है ना, तो 90 ऊपर चला जाएगा 29 नीचे, मल्टीप्लाई 2/9, इसको भी उल्टा कर दूंगा मल्टीप्लाई, तो ये चला जाएगा 99 ऊपर और 15 नीचे और प्लस में 3/9। अब देखो क्या क्या कटा, 99 से ये कटा, 29 से 29 कटा, है ना, और आपका 9 से 10 पे ये कटा, और 5 से 2 पे कटा, और 5 से ये 3 पे कटा, यानी ऊपर आ गया 2 दूनी 4/3, यानी ऊपर 4 नीचे 3, तो ये आ गया 4/3 प्लस 3/9। अगर मैं नीचे 9 बना दूँ तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई, तो सेम क्या हो गया, डिनोमिनेटर सेम हो गया, ऐड करने में आसानी होगी। तो ये हो गया 12 और 3 15, 15/9, है ना, किससे कट जाएगा 3 से, 3 5 15, 3 का 9। अब आप इसको आंसर आपके मिक्स फ्रैक्शन में है, तो आप डिवाइड कर दो, 3 बन जाए 3, एक पे जाएगा, नहीं 1 सही 2/3, 1 सही 2/3 कहाँ है आपका, ये रहा ऑप्शन ए, ये आपका आंसर हो जाएगा 1 सही 2/3 ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16 है,
अरुणा ने ₹25 में 8 केले खरीदे और ₹20 में 6 केले बेच दिए, यानी खरीदे 25 के 8 और बेचे 20 के 6। तो उसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्या है तो बता दो। तो आरआरबी एलपी 2024, जब भी मेरे भाई आरआरबी एलपी 2024 में पूछा गया तो हमें इसमें क्या करना है, इसका एक शानदार सा ट्रिक समझ लो। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले क्या करना है, हमें बनाना है सीपी और एसपी, सीपी और एसपी। तो सीपी कैसे बनेगा और एसपी कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। देखो क्या करना है कि पहला स्टेटमेंट क्या है कि 25 रुपये में 8 केले खरीदे, यानी खरीदने वाले स्टेटमेंट की बात है तो खरीदे, है ना, एक स्टेटमेंट हो गया। तो हमें क्या करना होता है कि पहले वाले स्टेटमेंट यानी जो खरीदने की बात कर रहा है कोई भी ले, पहले स्टेटमेंट का रुपया कितना 25 सीपी बनाने के लिए, तो क्या लेना है पहले स्टेटमेंट का रुपया, है ना, और दूसरे स्टेटमेंट का क्या लेना है आइटम। तो दूसरे स्टेटमेंट का आइटम क्या है, दूसरे स्टेटमेंट ये तो है 20 रुपये में 6 बेचे, तो ये दूसरा स्टेटमेंट हो गया। तो ये पहला, तो पहले स्टेटमेंट का रुपया और दूसरे का आइटम, तो दूसरे का आइटम 6, यानी यहाँ से 25 के 150, ये हो जाएगा सीपी। अब ऐसे ही क्या रह गया 25 और 6 चला गया तो क्या रह गया 8 और 20, तो यानी कह सकते हैं कि पहले स्टेटमेंट का आइटम और दूसरे स्टेटमेंट का रुपया। तो दूसरे स्टेटमेंट का रुपया कितना है 20 और आइटम कितना है पहले का 8, तो यहाँ से बन जाएगा एसपी 20 अट्ठे 160, यानी 150 वाली चीज़ 160 में बिक गई, यानी 10 का प्रॉफिट कितने पे 150 पे, तो 100 पे कितना, ऐसे तो निकालेंगे। तो 5 काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, सॉरी 150 आएगा ना 150, तो 0 से 0 गया। अब ये रह गया 1/15, 1/15। तो आप ये जानते हो कि 1/15 क्या होता है 6 सही 2/3%। अगर नहीं पता तो पता होना चाहिए, तभी आप जल्दी कर सकते हो, नहीं आप डिवाइड करते रहोगे। तो 1/15 होता है 6 सही 2/3%, और 6 सही 2/3%। आपको पता है प्रॉफिट हुआ है तो लॉस वाले तो गए, अब प्रॉफिट में क्या है 6 सही 2/3, तो प्रॉफिट में 6 सही 2/3 हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। आगे बात समझ में, ये आएगा 6 सही 2/3%। जब आप 15 से इसको डिवाइड करने जाओगे तो ये आएगा। देखो ये है क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है आज का। आरआरबी एलपी 2018 में पूछा गया, कहता है आंकड़े दिए गए हैं कुछ जिनकी माध्यिका, इन आंकड़ों की माध्यिका x है, यदि इस डेटा में 2 और 9 को क्रम से 21 और 18 से बदल दिया है, मतलब जहाँ 9 लिखा 9 और 2 सॉरी 9 और 2 को क्रम से बदल दें, 2 को 21 से और 9 को 18 से बदल दें, तो इस प्रकार प्राप्त डेटा से माध्यिका क्या आती है y आती है। तो 3x - y बताओ। देखो पहले तो ये डेटा क्या होता है, जब माध्यिका हम निकालते हैं तो सबसे पहले डेटा को किस में अरेंज करते हैं, बढ़ते हुए क्रम में, यानी छोटे से बड़े क्रम में हम लगाते हैं। तो देखो सबसे छोटा क्या है यहाँ देखेंगे हम 2 है ना, तो 2 लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या है इससे बड़ा, 2 से बड़ा आपका 9, हाँ 9 है, 8 है, तो 2 से बड़ा 8, फिर 9, उसके बाद 10 भी है, 10 के बाद 11, ये रहा 11 भी है, 11 के बाद इस डेटा में आपका का 12 है, हाँ ये रहा 12 है, 13 भी है, 14 भी है, 15 भी है, सॉरी 14 हो गया, 15 हो गया, 16 इसके बाद है, 15 के बाद 16 है, 17 है, 18 ये भी है, 18 के बाद 19 नहीं है, 20 है ना, 21 कहाँ है, 21 है कहीं नहीं है, 21 नहीं है, तो फिर क्या है 24। अब आपको डाटा गिन लो पूरे लग गए, कितने डाटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो कितने लग गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 डाटा पूरे हो गए, कुछ भी नहीं छूटा। अब इसमें होता क्या है कि हम अब 14 डाटा क्या है ईवन नंबर है, n बराबर क्या है 14, तो जब भी मतलब ईवन नंबर आ जाए, डाटाओं की संख्या ईवन हो, तो क्या करते हैं कि बीच वाले टर्म कोई 2 मिलेंगे हमें, उनका हम माध्यिका निकाल करेंगे, उनको जोड़ के आधा करेंगे तो उनकी क्या आ जाएगी माध्यिका आ जाएगी। तो देखो इधर से पीछे से छोड़ जाओ, यहाँ से 2 छोड़ा, ये छोड़ दे, ये छोड़े, ये छोड़ा, ये छोड़ा, ये छोड़ा, ये छोड़ा, ये छोड़ा, ये और ये है ना, तो 2 टर्म ये रहेगा कौन कौन से 13 14, तो 13 14 को जोड़ के 2 से आधा कर देंगे तो x बराबर, वही तो बोला कि इनकी माध्यिका क्या आती है x आती है, तो x की वैल्यू आ जाएगी इसको जोड़ के आधा करने पर, तो इसको जोड़ेंगे 27, 27 का आधा क्या होता है 13.5, 13.5। ऐसे ही हम बाई निकालेंगे, तो बाई कब निकलेगी, तो उसने बोला कि 2 और 9 को क्रम से 21 और 18 से बदलना है, तो इसी डेटा में 9 और 18 को, तो 9 को तो क्या बोला उसने 18, अगर यहाँ 9 था तो मैं 18 लिखूँगा, और 2 कहाँ था 2 ये था तो 21 लिखूँगा। अब लेकिन ये डाटा को भी हमें किस में लगाना है
बढ़ते क्रम में। तो देखो अब बढ़ते क्रम में दो तो रह ही नहीं कहीं, 9 भी नहीं रहा, तो अब 8 से शुरुआत होगी, तो 8, अब 9 तो है ही नहीं, तो 8 के बाद 10 है, फिर 11 है, 12, 13, 14, 15, 16, 17, फिर 18, है ना। ये 18 था, लेकिन एक 18 और आ गया, चूँकि बदला गया, तो ये 2 और 18, फिर 19 तो है ही नहीं, 19 तो पहले भी नहीं था, तो फिर क्या था 20, तो 20 आएगा। अब 20 के बाद क्या आ जाएगा, 21 से बदल दिया ना, तो 21 आएगा, और 24, अब फिर से वही, तो मतलब इसका मतलब ये है कि 14 टर्म है, 14 में से 6 टर्म आगे की कट जाएंगी, कितने टर्म ये, और 6 पीछे से, 3 और 3 6, यानी 2 टर्म बचेंगी, तो इनका भी जोड़ के आधा कर देंगे, तो चुप करेंगे तो ये होता है 31/2। 31/2 का मतलब हो गया कि बाई की वैल्यू आएगी कितनी, 15.5, है ना। 31 का मतलब ये तो हो गया, और उसने बाई की, उसकी माध्यिका कितनी थी, बाई, तो बाई की वैल्यू आ गई माध्यिका ये। अब उसने पूछा 3x - y निकाल दो, तो 3x - y यानी x की वैल्यू रखोगे इस पर, तो मल्टीप्लाई करोगे, 13 या 39 होता है, 5 15, 1.5 हो जाएगा, 39 और 1.5 40.5 करना आना चाहिए इतना, मल्टीप्लाई डायरेक्ट। तो ये जब 13.5 की वैल्यू यहाँ रख के करोगे तो 40.5 आएगा, माइनस में 15.5 माइनस करना, तो क्या हो जाएगा 40 में ये तो कट ही जाएगा 0, और 40 में 15 तो 25, यानी इस ये जो वैल्यू आएगी वो 25 आएगी, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। ये सवाल थोड़ा करने वाला था, क्योंकि उसमें डेटा वेटा अरेंज करना था, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा उस पर, लेकिन ऐसे होगा, मतलब करने का तरीका ये है कि आप सवाल अब कहीं आएगा किसी भी एग्जाम में, तो आप इस तरीके से करना है, डेटा को अरेंज करना पड़ता है यहाँ बढ़ते क्रम में। ये क्वेश्चन नंबर 18 आज का कहता है, दो संख्या को लघुत्तम समावर्त यानी एलसीएम और एचसीएफ 20 गुना है, एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 20 गुना है। तो अगर मैं एलसीएम और एचसीएफ की बात चल रही है, तो एचसीएफ को अगर 1 यूनिट कह दूँ तो इसका 20 गुना, ये 20 यूनिट हो जाएगा। अब उसने बोला कि उनका एचसीएफ 213 है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू जो है वो कितनी है 213, तो एलसीएम हम यहाँ से निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई 213 करके, तो आएगा कितना 213 का डबल करेंगे कितना होता है 426, यानी 426 ये, और ये 0 तो 4260, ये आ गए उनके एलसीएम और एचसीएफ। फिर उसने बोला कि यदि उन दो संख्याओं में से कोई दो संख्या थी, उनके एलसीएम एचसीएफ ये आ गए, तो उन दो संख्याओं में से एक संख्या को 225 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 4 आता है, तो शेषफल इतना आता है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अगर मैं कह दूं कि वो दो संख्याएं कौन कौन सी थी, ए और बी, है ना, ए और बी थे, तो एक संख्या तो अगर मैं बी निकाल सकता हूँ कैसे, तो उसने बोला है कि एक संख्या को किससे 225 से डिवाइड किया जाता है तो भागफल 4 आता है, और ये तो मैं अगर दूसरी संख्या हमें पूछिए, तो अगर दूसरी संख्या ए बी कह दूँ मैं, है ना, तो ए निकाल सकता हूँ कैसे, ए कैसे निकलेगी 225 मल्टीप्लाई 4 प्लस में 165। अब ये कैसे होता है पता होना चाहिए आपको, है ना। क्या होता है कि ये फॉर्मेट होता है डिवाइड करने का, इधर बताता हूँ। देखो अगर 225 से किसी नंबर को डिवाइड किया, यहाँ कोई नंबर है ए, तो भागफल आया 4, और नीचे कुछ शेष रिमाइंडर रख रह गया जो दिया है 165। तो हम क्या करते हैं इस नंबर को निकालने के लिए, भाजक मल्टीप्लाई भागफल प्लस में क्या शेषफल, यानी डिवीजर मल्टीप्लाई क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये करते हैं तो ये नंबर आ जाता है। तो ये नंबर मैंने निकाल लिया कैसे, 225 मल्टीप्लाई 4 प्लस 165, तो ये आ गया हमारा एक नंबर ए। अब जब मैं इसको करूँगा तो ये हो जाएगा बी मल्टीप्लाई इसका 4 गुना करूँगा तो कितना आएगा, 4 दूनी 8, 900 में 165 जोड़ दूंगा तो हो जाएगा 1065। अब आपको फॉर्मूला पता है कि क्या होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, दो नंबरों का एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई हमेशा क्या आता है फर्स्ट नंबर और उनके सेकंड नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर, है ना। तो अगर एक नंबर बी है तो मैंने यहाँ रख दिया, दूसरा एक नंबर बी था, दूसरा नंबर मैंने एक ऐसे निकाला है तो मल्टीप्लाई 1065, है ना। एक नंबर मैंने ऐसे निकाल लिया ना, ये वाला एक तो नंबर बी था, दूसरा नंबर मैंने इसका जो भागफल और शेषफल दिया था उसको इससे बना लिया, तो एक नंबर ये होगा, दूसरा ये, और इधर वो क्या होगा 4260 मल्टीप्लाई 213, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ बराबर होता है उन दोनों के संख्याओं के मल्टीप्लिकेशन के बराबर। तो हमें बी की वैल्यू निकालनी है, यानी दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, तो ये निकालना है। आप अब क्या करो कैलकुलेशन पे मत जाओ, आप डिजिटल सम लगा लो, और जब डिजिटल सम आप लगाओगे तो देखोगे कि देखो 3 और 3 6, यहाँ आएगा 6, 6 2 8, 8 और 4 12, 12 का डिजिटल सम 3, यानी 6 और 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 18, और 18 का डिजिटल सम 9 होता है या 0 होता है
है ना। तो आप जीरो कह दो कि डिजिटल सम इधर आ गया जीरो और बीच में है इक्वल साइन, यानी अब यहाँ डिजिटल सम कितना आएगा, 6 और 5 11, 11 और 1 12, 12 का डिजिटल सम 3 आता है, मल्टीप्लाई में बी। इसका मतलब ये हो गया कि मुझे बराबर में जीरो, है ना, डिजिटल सम इधर जीरो हो गया कि नहीं हो गया, तो मुझे वो आंसर चाहिए जो बी का मल्टीप्लाई इसके साथ करने पर क्या दे दे, डिजिटल सम जीरो दे दे। यानी बी अब की वैल्यू मुझे इसमें से निकालूंगा तो देखो 6 और 3 9 और 9 ये जीरो देगा, ये हो सकता है। 7 और 5 और 7, 5 और 2 7 और 8 15, 15 का डिजिटल सम 6, ये नहीं होगा। 6 2 8 और 4 12, 12 का डिजिटल सम 3 होता है, ये भी नहीं होगा। अब ये तो नंबर होगा ही, ये तो एक नंबर था ही, देखो स्क्वायर थोड़ी बन रहा है तो ये नंबर हो जाएगा, ये तो वैसे भी नहीं होगा। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 639। आप देखोगे तो इसका डिजिटल दो जीरो भी आ रहा था, तो हमारा बी की वैल्यू आएगी 639। अगली बात समझ में, ये ऐसे हो गया। अब आज का है क्वेश्चन नंबर 19 आरआरबी एनटीपीसी 2022 का। कहता है पाइप ए एक टैंक को 8 घंटे में भर सकता है, पाइप बी और सी भरे हुए टैंक को क्रम से 20 घंटे और 15 घंटे में खाली करते हैं। मतलब ए पाइप भरने वाला है और बी और सी टैंक को खाली करने वाले हैं। तो हम ऐसे कह देते हैं कि ए है, बी है और सी है। तो ए तो करता है भरने का काम, तो मैं प्लस से दिखा देता हूँ। बी और सी करते हैं खाली करने का काम, तो मैं इसको माइनस से दिखा देता हूँ, -20 और -50। तो जब इनका एलसीएम लोगे, एलसीएम मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, क्या करते हैं कि कॉमन देखते हैं। तो देखो 8 15 में कोई कॉमन है नहीं, तो देखो मेरे भाई ए बी और सी, ए भरने का काम करता है, बी और सी उस टैंक को खाली करने का काम करता है। हमें निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम मैंने अभी पीछे बताया था कैसे निकालते हैं, कि हम कॉमन देखते हैं। तो देखो 8 और 15 20 में कुछ कॉमन देखोगे तो क्या मिलेगा 4, इसको लिखता हूँ 4 दूनी 8 और इसको 4 15 20, है ना। तो 4 कॉमन, 2 और 5, तो 5 और 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 दूनी 10 और 10 चौके क्या हो जाएगा 40, यानी इसका एलसीएम क्या आएगा 40। अब 40 एलसीएम होगा इसका, और अब 40 और 15 का हम देखेंगे तो 40 और 15 में क्या कॉमन आएगा, 40 को लिख सकते हैं 8 पंजे 40 और उसको लिख सकते हैं 5 दिया 15, तो 5 कॉमन, तो 8 दिया 24, 24 गुणा 5 कितना होता है 120, यानी इसका एलसीएम 120। तो एलसीएम जब भी निकालो ना इस तरीके से निकालो कॉमन देख के। तो अब करो, ये जाएगा कितने पे 15 पे, इसकी प्लस आएगी और ये जाएगा बीच के, ये माइनस आएगी 6 और ये 15, ये -8, है ना, इस तरीके से आएगी। 15 8 120, बीच के 120, यही आएगा ना। हाँ, तो अब देखो अब क्या करना है, उसने बोला कि ए और बी एक साथ 5 घंटे के लिए काम करते हैं, यानी ए और बी काम पे लगा दिए, दोनों पाइप खोल दिए ए और बी। अब दोनों आ गए, चालू कर दिए दोनों पाइप। जब चालू कर दिए तो क्या हुआ कि 1 घंटे में ए तो कर रहा है भरने का काम, लेकिन उसी घंटे में बी क्या कर रहा है खाली करने का काम। यानी हम ये कह सकते हैं कि 1 घंटे में 15 इसने भरा, उसने 1 घंटे में 6 खाली कर दिया, यानी टोटल यूनिट पानी कितना गया, 15 में 6 माइनस करके कितना कितना 9 यूनिट, है ना, कितना गया 9 यूनिट, यानी 9 यूनिट पानी उसमें गया। अब कितने घंटे तक चले ये 5 घंटे तक, तो यानी 45 टंकी भरी गई, 45 यूनिट, टंकी कितनी भरी गई 45 यूनिट। अब क्या हुआ कि 5 घंटे के बाद बी को बंद करके तुरंत सी को खोल दिया जाता है। बी तो जैसे बंद किया और सी को खोल दिया, तो यानी बी तो चला गया, अब आ गया ए तो रहा था काम, मतलब चालू था, लेकिन सी और खुल गया, तो अब सी हो गया उसके साथ, बी चला गया बंद कर दिया उसको। अब 120 में से 45 यूनिट काम हो गया, तो बचा कितना माइनस करेंगे 5 11 में 75, यानी 75 यूनिट काम बच गया, जो कौन करेगा ए और सी मिलके। तो ए और सी मिलके करेंगे, तो देखो ए तो फिर भी भरने का काम कर रहा है और सी खाली करने का। तो यानी 1 घंटे में ए भर रहा था 15 यूनिट और सी खाली कर रहा था 8 यूनिट। तो 1 घंटे में कितना भरा जा रहा है, यानी उसी 1 घंटे में 15 भरा गया, उसी 1 घंटे में 7 में चल रहा था तो खाली करने वाला, तो भरा गया कितना 15 में से 8 माइनस करके बताएंगे कितना 7 यूनिट, यानी 1 घंटे में 7 यूनिट पानी भरा गया। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि 75 यूनिट पानी कितना टाइम लग जाएगा भरने में, यानी 1 घंटे में 7 यूनिट भरा जा रहा है, तो 75 यूनिट भरना है। अब तो 45 यूनिट पहले भर चुका, तो 7 से कर देंगे डिवाइड, तो यहाँ से आएगा कितना 7 एकम 7 0 5/7, यही आएगा। अब देखो यानी ए और सी ने जब काम किया भरने का, तो टाइम लग गया कितना 10 सही 5/7 घंटे,
और जब ए और बी काम कर रहे थे तो कितने घंटे लगे थे, 9 यूनिट भर रहे थे 1 घंटे में, 5 घंटे चले थे तो 5 घंटे यहाँ लग गए थे। तो टोटल घंटे पूछा है, कुल समय बता दो, कुल कितना समय। तो 10 घंटे, 10 सही 5/7 यहाँ, 5 घंटे यहाँ, तो कुल मिला कितने 5 और ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 15 सही 5/7 आवर यानी घंटे। आगे बात समझ में ये हो जाएगा। तो ऑप्शन कहाँ है, ये ऑप्शन 15/5, 15 सही 5/7, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 20, आरआरबी ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है। कहता है 4a + 3b = 2c है ना। तो अगर मैं इसको क्या करूँ, इस वाली चीज़ को इधर ले जाऊँ तो यानी ये हो जाएगा 4a + 3b - 2c = 0। तो आपको पता है अगर मैं इसको क्या कह दूँ, इस वाले टर्म को x कह दूँ प्लस इसको y कह दूँ और इसको z कह दूँ, है ना। तो ये प्लस होता है, लेकिन अगर ये माइनस है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ -z अंदर करके और प्लस बाहर बराबर 0। तो ये कंडीशन कब बनती है, x + y + z। तो देखो यानी ये x + y + z = 0, ये कब कंडीशन होती है, जब क्या होता है x², मैं यहाँ लिख रहा हूँ x² सॉरी x³ + y³ + z³ बराबर क्या होता है 3x/z। अगर ये x + y + z = 0 हो जाए तो ये वाली कंडीशन x³ + y³ + z³ = 3xy बन जाता है। अब x मैंने किसको बोला है 4a को, तो मैं x की जगह लगा दूंगा 4a, तो ये हो जाएगा 4a का क्यूब प्लस y मैंने किससे बोला है 3b को, तो y की जगह लगा दूंगा 3b का क्यूब प्लस अब z मैंने किसे बोला है -2c को, तो z की जगह मैं क्या करूँगा माइनस अंदर लेके 2c, है ना। z की माइनस तो है ही है, z की वैल्यू ये कोई, तो ये होगा क्यू बराबर में क्या x y z वही वैल्यू लगा देंगे। तो x y z यानी मैं यहाँ लगा दे रहा हूँ 3 ये वाला, x की वैल्यू 4a मल्टीप्लाई y की वैल्यू 3b और मल्टीप्लाई z की वैल्यू -2c। अब देखो मल्टीप्लाई तो करना है, कर दो, ये माइनस है और कहीं है नहीं तो माइनस ही आएगा आपका आंसर में, करने की जरूरत भी नहीं है। देखो यहाँ 0 नहीं होगा, यहाँ माइनस है नहीं होगा, ये 1 है नहीं होगा, तो ऑप्शन 1 ही बचा। मल्टीप्लाई को तो ये आएगा, देखो माइनस से ही होगा क्योंकि और कहीं माइनस था नहीं जो प्लस बना देता, एक ही जगह माइनस था तो माइनस तो आंसर में आएगा ही आएगा, तो एक ही जगह ऑप्शन में आंसर माइनस था तो ऑप्शन ए हो गया। करने की मल्टीप्लाई भी नहीं करने की जरूरत पड़ी, अगर माइनस 2 जगह होता तो हम कर लेते, नहीं तो हम ऐसे कर लेते। तो देखो मेरे भाई ये है क्वेश्चन नंबर आज का 21 आरआरबी एएलबी 2024 में पूछा गया। कहता है कि हमें दिया है A/24 प्रोपोर्शनल 24/B। तो आपको पता है कि जब भी ऐसे मिलता है तो हमें अंदर का मल्टीप्लाई और बाहर का मल्टीप्लाई इक्वल में होता है, तो इसका मैं करूँगा तो A × B यानी A × B ये आ जाएगा इसका मल्टीप्लाई 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, ये हो जाएगा। अब इस वाले में मैं देखूँगा तो अंदर का मल्टीप्लाई क्या B² B और B² बराबर में 192 मल्टीप्लाई A। अगर मैं इन दोनों इस वाले में B का मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या बन जाएगा, दोनों तरफ B का करने पर BQ बराबर 192 मल्टीप्लाई A × B, और A × B की वैल्यू हमने निकाल चुके हैं कितनी 576, तो यहाँ मैं लगा दूंगा 576 हो जाएगा 192 मल्टीप्लाई 576। अब मुझे A + B की तो मान निकालना चाहिए, तो यानी A भी चाहिए और B भी चाहिए पहले, तो A और B हम निकालते हैं। तो पहले यहाँ से हम B की वैल्यू निकालेंगे, कैसे देखो आप इसको फैक्टर करो, इसका फैक्टर होता है आप करोगे तो 3 मल्टीप्लाई 64 3 6 18 एक बचेगा 3 चौके 12, और इसको करते इसको अभी तो किया ही था, ये कितना होता है 24 मल्टीप्लाई 24, और 24 को हम लिख सकते हैं कितना 3 × 8, और इसको भी 3 × 8, इसके फैक्टर ये लिख सकते हैं और इसके फैक्टर ये हो गए। तो हमें क्या चाहिए, ये क्यूब है ना तो क्यूब रूट चाहिए, तो क्यूब रूट यानी 3 3 के हम क्या बनाएंगे पेयर बनाएंगे, 3 3 के पेयर। तो बी बराबर हमारा आएगा क्या, ये बनाओ 3 3 के पेयर, देखो 1 3 यहाँ 1 3 यहाँ 1 3 यहाँ, एक पेयर बन गया यानी 3 तो आएगा ही आएगा मल्टीप्लाई। ये 64 किसी का क्या क्यूब होता है, किसका होता है 4 का, तो 64 से 4 आ जाएगा। अब 3 चला गया 64 चला 8 × 64, अब 64 ये भी, तो 64 ये भी किसी का क्यूब किसका 4 का, तो यानी बी बराबर ये आ जाएगा आपका 4 चौके 16 16 3 48, यानी बी बराबर आ गया 48। अब चाहिए आपको ए की वैल्यू, तो आप ए की वैल्यू जब आप निकालोगे तो आप रख दो किसी में, इसमें रख दो ऊपर वाले समीकरण में 576 था, ये 48 है, बी की वैल्यू क्या आ गई 48, तो ए की वैल्यू मतलब इससे मैं 48 से उसको डिवाइड कर दूंगा, जब 48 से उसको डिवाइड करने जाऊँगा तो बी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से देखना, सॉरी ए की वैल्यू 48 से कम 48, कितना बचेगा 17 में काट जाएंगे तो 9, यानी कितना हो जाएगा 96, तो 48 दूनी 96, यानी ए आ जाएगा तुम्हारा 12। और हमें क्या चाहिए A + B, हम दोनों को जोड़ देंगे, बी का मान ये 48 है, ए का मान
12 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 60। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इस तरीके से ये सवाल होगा। फैक्टर भी आने चाहिए, अगर फैक्टर आ रहे हैं तो आप जल्दी से तोड़ लोगे, इस तरीके से तोड़ा करो। क्वेश्चन नंबर 22 आज का आरआरबी ग्रुप डी 2024 में पूछा गया, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। तो हमें ये बनाना है कि कौन सी इसमें से कौन सा आपका सही होगा ऑप्शन, ये बनाना है। तो देखो हमें क्या करना है कि मैं ये ऐसे करता हूँ इसको 3 - 4। अब साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा आप जानते हो क्या लिख सकते हैं, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने कॉस के टर्म में लिख दिया क्योंकि नीचे कॉस है, और इसको नीचे मैंने कर दिया कॉस, यानी मैंने साइन स्क्वायर थीटा कॉस में बदल दिया, यानी साइन स्क्वायर थीटा को 1 - कॉस स्क्वायर थीटा कह सकते हैं। अब ये क्या है, अब मैं मल्टीप्लाई करूँगा अंदर, जब मल्टीप्लाई अंदर करूँगा तो ये 3 है, 3 - 4 का मल्टीप्लाई -4 बन के साथ होगा। अब माइनस माइनस प्लस, तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा, यानी ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। डिवाइड में कितना है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब मैं अलग अलग डिवाइड करूँगा, तो देखो ये हो जाएगा, इस 3 को डिवाइड करूँगा कॉस स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा 3 / कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कॉस पलट के क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, यानी ये हो जाएगा 3 सेक स्क्वायर थीटा। यानी कॉस को मैं ऊपर लेके चला गया डिवाइड करके, अलग अलग टर्म में डिवाइड कर रहा हूँ और ऊपर लेके चला गया। ऐसे ही -4 माइनस आएगा 4, अब 4 तो है ही है, यहाँ भी कॉस स्क्वायर थीटा चला जाएगा, तो ये भी सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब जब मैं इसको प्लस डिवाइड करने जाऊँगा तो कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा, यानी यहाँ आएगा 4, है ना, ये 4 आएगा। अब क्या करना है, देखो ये 3 का सेक स्क्वायर थीटा प्लस का है, ये माइनस का है 4 का माइनस का 4 सेक स्क्वायर थीटा, तो 3 में से माइनस के 4 घटाएंगे तो माइनस का क्या आएगा, माइनस का सेक स्क्वायर थीटा प्लस 4। अब ध्यान देना, माइनस तो ऐसे ही लिख रहा हूँ मैं। अब सेक स्क्वायर थीटा को आप पता होगा क्या लिखते हैं, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 और प्लस में 4, ये लिखा जाता है क्या नहीं, सेक स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर प्लस थीटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है। अब हम डिवाइड माइनस को अंदर पहुँच तो ये हो जाएगा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और ये -1 प्लस 4, यानी प्लस के 4 में माइनस का 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 3 क्यों 3, तो ये 3 आएगा प्लस का, क्योंकि एक ही तो घटाना 4 में, तो 3 प्लस का आएगा, तो 3 मैंने पहले लिख दिया प्लस का आएगा, और ये माइनस वाला माइनस tan स्क्वायर थीटा, यानी हमारा आंसर आएगा 3 - tan। क्योंकि अब देखो कौन सा है, 3 + tan स्क्वायर नहीं होगा, ये तो है ही नहीं, ये है ही नहीं, तो 3 - tan स्क्वायर थीटा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी। अब ये है आरआरबी एनटीपीसी 2025। 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक धातु के गोले को पिघलाया जाता है और फिर प्रत्येक 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे गोलों में डाला जाता है। इस प्रकार प्राप्त छोटे गोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो इसमें ऐसे इसमें क्या होता है, एक ही कॉन्सेप्ट है, जब भी किसी चीज़ को मेल्ट करके या पिघला के कोई चीज़ बनाई जाती है तो उनका वॉल्यूम इक्वल रहता है, यानी वॉल्यूम इक्वल कर देते हैं। तो देखो एक बड़ी त्रिज्या, मतलब इसकी जो त्रिज्या है वो 10.5 है, तो ये भी एक गोला है, बड़ा गोला होगा, इसका वॉल्यूम क्या होता है 4πr, तो आर को मैं कैपिटल आर कह दे रहा हूँ, r3, है ना। तो इसको पिघला के जब गोले बनाए जाते हैं छोटे, तो मान लो एक गोलों की संख्या x आ गई, तो उसका भी वॉल्यूम क्या रहेगा, वॉल्यूम तो छोटे गोले हैं, बड़े वॉल्यूम तो वही रहेगा 4π, अब r छोटी है तो r3। अब देखो वॉल्यूम इक्वल कर देंगे, वॉल्यूम ऐसे कॉन्सेप्ट में क्या होता है, जब किसी चीज़ को पिघला के कुछ बनाया जाता है तो वॉल्यूम बराबर रहता है, तो बराबर कर देंगे, 4π से 4π कैंसिल। अब मैं क्या करूँगा कि r3 को इधर लेके आऊँगा, ये कैपिटल R3 है, ये स्मॉल r3 है, तो ये आएगा हमारा x की वैल्यू, यानी कितने गोले संख्या आ जाएगी गोलों की जो मैंने x मान ली थी। तो r क्या है, देखो इसे मैं कर सकता हूँ क्या, यहाँ इधर कर रहा हूँ, ये है r कितनी बड़ी, कैपिटल R 10.5 है ना, और ये 3.5। तो मैं इसको ये ऊपर भी क्यू है, इसको ये भी नीचे भी क्यू है, तो मैं होल क्यूब कह सकता हूँ दोनों का बराबर x। अब 35 पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, एक डिजिट के बाद था, तो 35 से उसको काटेंगे कितने पे जाएगा 3 पे, यानी 3 का क्यूब निकालना है हमें। तो 3 का क्यूब ही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो 3 का क्यूब कितना होता है 27, तो 27 हमारा, यानी 27 गोले बनेंगे छोटे छोटे, तो x की वैल्यू आ गई 27। छोटे छोटे गोले कितने बनेंगे 27, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24 आज का आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया था, कहता है यदि किसी निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष के दौरान अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज इतना है और ब्याज की दर 10% है, प्रतिवर्ष वार्षिक रूप से संचित हो तो एक धनराशि ज्ञात कीजिए। धनराशि ज्ञात करनी है और रेट है आपका 10%, ठीक है। तो आप याद रखोगे जब भी हमारा रेट परसेंट 1/a के रूप का हो, यानी 10% को क्या लिख सकता हूँ 1/10, इसका फ्रैक्शन यही होता है। यानी जब भी
हमारा जो परसेंट वो रेट परसेंट है वो 1/a के रूप का हो, तो हम 2 साल वाले में जो मूलधन बनाते हैं तो इसका स्क्वायर करके बनाते हैं, और 3 साल होगा तो क्यूब करके बनाएंगे। तो 2 साल की बात है, 2 वर्ष दूसरे वर्ष है ना, तो हम इसका मूलधन जो बनाएंगे स्क्वायर करके बनाएंगे, यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 100, और 100 पे पहले वर्ष और दूसरे वर्ष 1/10 के हिसाब से क्या लगेगा ब्याज, तो 100 का 1/10 क्या होगा 10, तो यहाँ भी 10, और इस पर भी लगेगा 1/10, 10 का 1/10 1। तो उसने बोला दूसरे वर्ष के दौरान पूरे ओनली दूसरे वर्ष के ब्याज की बात करिए, दूसरे वर्ष का ब्याज आपका ये हो जाएगा 10 और 1, 10 + 1 कितना 11 यूनिट, यानी 11 यूनिट की वैल्यू है आपकी कितनी 2761। ये बोला है कि दूसरे वर्ष के दौरान अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज ये है, तो ये 11 यूनिट की वैल्यू है। आप इससे 11 से काटने जाओगे तो कट जाएगा, 11 दूनी 22, 5 बचेंगे, 11 पंजे 55, 1 बचेगा, 11 1 11, 251। और आपको क्या चाहिए धनराशि, तो धनराशि कितनी है 100 यूनिट, तो आप कर दोगे मल्टीप्लाई 251 से, तो 251 00, 251 00 कहाँ है, एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन डी ये रहा, ये है 215 00, तो ये तो होगा नहीं, ऑप्शन डी 251 00, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो। आज का लास्ट क्वेश्चन है आरआरबी एलपी 2024 में पूछा गया, यदि किसी विशेष आंकड़े के माध्य और बहुलक क्रम से 12 और 21 में आनुभाविक संबंध का उपयोग करके माध्यिका ज्ञात कीजिए। आनुभाविक संबंध का मतलब जो ये एक बहुलक माध्य और माध्यिका में एक संबंध होता है, वो संबंध क्या होता है कि बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य। इसको इंग्लिश में लिख देता हूँ, क्या कहते हैं, मोड = 3 मीडियन -2 मीन। ये आप याद रख लो, मोड मीडियन मीन, इस किस्म में याद कर लो 1 3 2, यानी 1 आता है 3 आता है 2 आता है, यानी बीच में 3 आता है, 1 और 2 के बीच में 3 आ जाता है, नंबर याद करना है तो 1 2 3 याद कैसे रखना है ऐसे याद। और मोड मीडियन मीन, मोड मीडियन मीन है ना, ठीक है, ऐसे याद रख लोगे तो ये हो जाएगा। अब आपको जो वैल्यू दी है वो लगानी है, तो देखो क्या क्या है, बहुलक माध्य और बहुलक, माध्य और बहुलक दिए हैं, माध्य ये है और बहुलक ये है, तो बहुलक माध्य कितना दिया है 12 और बहुलक 21, तो बहुलक की जगह 21 लिख दोगे बराबर। अब मीडियन तो निकाल लेंगे, माध्य ज्ञात की जगह मीडियन तो निकाल लेंगे, तो ये 3 मीडियन हो गया और 2 मीन यानी माध्य, माध्य कितना है 21, सॉरी 21 बहुलक है, 12 माध्य है, तो 2 गुणा ये -2 गुणा 21 ये हो जाएगा। अब 21 दूनी 42, ठीक है, अब ये होगा 21 दूनी 42, सॉरी 12 है ना 12, तो 12 दूनी 24, अब 24 माइनस का इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 46 56, ये देखो 21 12 दूनी 24, 24 माइनस का प्लस का हो जाएगा बराबर 3 मीडियन 3m, तो 3 से काट दो, 3 से m बराबर 3 से काटेंगे तो 3 7 ये 7 बार कट जाएगा, ये 8 बार, तो ये प्लस करके कितना आ जाएगा 15, तो m बराबर आ गया 15, ऑप्शन डी। अगर समझ में काटना कैसे, 3 इसके नीचे आएगा ना, अब मैं ऐड कर लूँ या डायरेक्ट इनको अलग अलग करके काट दूँ, तो अलग अलग करके काट दिया, 3 से ये 7 पे और 3 से ये 8 पे, दोनों को जोड़ दिया 15, ऑप्शन डी हो गया। आगे बात समझ में, अलग अलग काट दिया मैंने, ऐड करके नहीं काटा। तो ये होता है, इसको याद करने, ये याद होना चाहिए, ज़्यादातर एग्जाम में ये इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता ही आता है, इसको तो ये समझ लो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह लो या मोस्ट इंपॉर्टेंट कह लो, कुछ भी कह लो आप, ये माध्य बहुलक माध्य से रिलेटेड एक क्वेश्चन हर एग्जाम में, और रेलवे तो इसको पूछना ही पूछता है, रेलवे का तो ये समझ लो कि रेलवे का तो ये फेवरेट क्वेश्चन है, तो इस तरीके से बनाना है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा सेट खत्म हुआ, 25 क्वेश्चन हमने कर लिए है ना। तो मेरे भाई बस आपसे लास्ट में बस यही गुजारिश है, कैसी लगी वीडियो, अगर अच्छी लगी कंटेंट बढ़िया है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो और लोगों को शेयर करो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेट में, सेट नंबर 6 लेकर आएंगे, कल हमारा सेट नंबर 6 होगा, इसमें हम फिर से 25 क्वेश्चन के साथ टकराएंगे जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ होंगे। तो चलिए मिलते हैं सेट नंबर 6 में।